हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? भाई अब तो त्यौहार ख़त्म हो गए हैं। जो भी एंजॉय करना था, मैंने पहले भी कहा था कि एंजॉय भरपूर तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो ख़त्म हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ चैनल पे आप लोगों की उपस्थिति बहुत कम है और जिस तरीके से आप लोग आ रहे हैं तो त्यौहार भाई अब एक साइड रखिए, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 दिन अगर आप लोग ऐसे ही समय बर्बाद करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो जो भी लोग अब दोबारा से वापस आ चुके हैं, एक बार सभी लोग कमेंट ज़रूर कर देना। एक बार सभी लोग कमेंट ज़रूर कर देना चैनल पे कि हाँ सर, हम वापस आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो है अब चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। सारी चीज़ें अपनी दोबारा से जो दिमाग में जैसी चीज़ें थी वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जो है तैयारी करिए, जैसे भी कर रहे थे इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को छोड़ देंगे तो फिर भाई जो है गड़बड़ हो जाएगा। चलिए खैर, ये तो त्योहारों की बात हो गई। त्यौहार कोई दिक्कत नहीं, त्यौहार अच्छी चीज़ है, त्यौहार मनाने चाहिए, खूब अच्छे से पटाखे भी दगाने चाहिए। मैंने भी दगाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन दोस्त अब जो है अब त्योहारों का समय निकल चुका है। अब एक जो पटाखा फूटेगा वो आपके सामने किसी भी दिन आ सकता है कि एग्ज़ाम इस तारीख को है। तो तैयार हो जाइए, बहुत कम समय है अब आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। लिखा हुआ है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लिखा हुआ है 1955, 1921, 1930, 1935। तो जो इंपीरियल बैंक यानी कि IBI, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका पूरा नाम। तो ये स्थापना की गई थी 1921 में। इसको ही बाद में जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है। 1955 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? स्टेट बैंक इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बना दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यही बैंक जो है वो SBI बना। ठीक है। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? धातुओं का, भूकंपों का, मौसम का, उल्का। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन हो गया भाई। मौसम विज्ञान, मौसम का भी जो है विज्ञान हो जाएगा। अब इसमें कौन सी नई बात है जो आपसे कहा जाए। खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि IPC का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? ठीक है, 376, 377, 370, 374। तो देखो 376 तो रेप के लिए लगता है, वो भी जब आप किसी लड़की के साथ रेप करते हैं। ठीक है, और जब अप्राकृतिक यौन संबंध का मतलब जो है, जब आप मतलब कोई भी अगर रेप किया जाता है और वो लड़के के साथ होता है या किसी लड़की का लड़की के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, तो वो अप्राकृतिक यौन संबंध कहलाएगा। और वो जो है अगर आप करते हैं तो उसमें आपको धारा 377 के तहत जो है आपको जो मतलब कैदी बना के, और उसमें अगर आपको गिल्टी पाया जाता है तो आपको बिल्कुल वहाँ पे सज़ा मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो नई धाराएं अभी अपडेट हुई थी उसमें इनको चीज़ों को थोड़ा सा ख़त्म किया गया है, इनके नए नाम बदले गए हैं। तो अभी वो अपडेटेड होके मेरे पास तक तो नहीं आई हैं। तो अभी तो आप भी 377, 376 ही पढ़ेंगे। शायद 376 को 65 बना दिया गया है। 307 जो मर्डर वगैरह का था उसको कुछ और कर दिया गया। तो इस तरीके से चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। समय पर जब आएगा तो आपको सब दे दिया जाएगा। अभी आपके लिए अगर आता है तो आप भी 377, 376 ही लगाएंगे, मर्डर के लिए 307 ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 307 तो शायद हमारे ख्याल से अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, 302 होता है मर्डर के लिए। खैर, 4 नंबर, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश का घटकों में जो विभाजन होता है वो किसके कारण से होता है? संचरण, परिक्षेपण, परावर्तन और अपवर्तन। तो देखो ये परिक्षेपण होता है। परिक्षेपण का मतलब होता है ये हमारा प्रिज्म है, इधर से एक प्रकाश गया और इधर से ऐसे ऐसे करके आपको जो है कई प्रकाशों में बट जाता है। तो जब ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपवर्तनांक की भिन्न, जो अपवर्तनांक होता है उसकी भिन्नता के कारण श्वेत प्रकाश जो होता है वो अपनी अव्ययी रंगों में विभक्त होने की क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है वो सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो हमारे पास विभिगोर होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण जो होता है वो किसका अधिक होता है? तो वो भैया सबसे अधिक बैगनी रंग का और सबसे कम तो वो लाल रंग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की श्यानता अधिक होती है। तेल की श्यानता अधिक होती है, तेल की श्यानता अधिक होती है। अच्छा, जल की श्यानता अधिक होती है। अच्छा, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव। तो देखो जिसका भी पृष्ठ तनाव अधिक होगा वो अंदर चला जाएगा और जिसका कम होगा वो क्या होगा? बाहर रहेगा। तो जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है इसलिए वो नीचे चला जाता है, और तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है इसलिए क्या होता है? जो तेल है वो पानी की सतह पर फैला रहता है। ठीक है, इसे पानी में जब मच्छर मारने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जो पानी पे मच्छर फैले हुए होते हैं तो हम लोग वहाँ पे मिट्टी का तेल डालते हैं। मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है? वो पानी की सतह पे फैल जाता है, तो जो उसके मच्छर होते हैं वो वहाँ पे सांस नहीं ले पाते, और जब सांस नहीं ले पाते हैं तो उनके अंडे और वो जो उनके छोटे छोटे बच्चे वो भी मर जाते हैं सारे।
चलो खैर 6 नंबर, सीके नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2013 किसको दिया गया? ये बहुत पुराना है। खैर ये ऐसा नहीं है कि ये आपको यहाँ पे करंट के तौर पे पूछा गया, नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। ये ना तो करंट में था ना कुछ नहीं, लेकिन ये जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीके नायडू आपको बता दूं ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, और ये आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2013 ये कपिल देव को दिया गया था, और 2014 में जो दिलीप वेंगसरकर थे उनको दिया गया था। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखेंगे, सॉरी 7 नंबर, विघट नाभिक यानी कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई। विघट नाभिक यानी कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को जो होता है वो किसके बने पदार्थ में रखना चाहिए? पीबी को मैं बता दूं सीसा कहते हैं, इस्पात स्टील, एफई को क्या कहते हैं? एफई को देखो मुझे नहीं याद आ रहा, A1 ये लिखा होगा, ये क्या है? A1 AL लिखा होगा, एल्युमिनियम, हाँ तो एल्युमिनियम लिखा होगा। FE शायद हमारे ख्याल से सोने को कहते हैं क्या? सोना तो AG होता है। खैर जिसको भी याद हो भाई बताना, मुझे तो नहीं याद आ रहा। खैर ये PB यानी कि सीसा, इसमें रखा जाता है। जो रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखा जाता है? तो शीशे के बने पात्र में रखा जाता है। ये इसको PB कहते हैं। लेड जिसको कहते हैं सीसा, ठीक है, PB होता है उसका मात्रक। चलिए 8 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा? भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। तो जो भारतीय न्यायपालिका होती है उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। हम लोग जब सब जगह से सब कुछ करते हैं सबसे लास्ट में कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो बस भारतीय न्यायपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। ठीक है, वो न्याय प्राधिकरण है, और भारतीय संविधान के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय भवन का डिजाइन जो है वो गणेश भिकाजी देवलालीकर द्वारा जो है इंडो ब्रिटिश शैली में किया गया था। देखना चाहिए दिल्ली में, बढ़िया बना है। 9 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कल भी आया था, कल का जो प्रैक्टिस सेट था या परसों का, उसमें पूछा गया था। तो जो भारत का नेपोलियन होता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, मैंने वहाँ पे भी बताया था और यहाँ पे भी। जो समुद्रगुप्त था उसने आर्यव्रत जो था उसके 9 शासकों और दक्षिण व्रत के 12 शासकों को पराजित किया था। उसने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय नहीं देखी थी, इसी कारण उसने स्मिथ ने उसको समुद्रगुप्त यानी कि भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। और ये विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था, इसलिए उसने जो सिक्के चलाए थे उस पर बीड़ा और वादन दोनों का जो है, बीड़ा वादन करते हुए, दोनों नहीं मतलब बीड़ा वादन मतलब बीड़ा बजाते हुए फोटो छपी हुई है उसके जो सिक्के थे। चलिए भाई 10 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा, मतलब सत्य और अहिंसा दो ही चीज़ों पे चलते थे, तो सच्चाई पर चलकर वो अहिंसा से जो है चीज़ें करना चाहते थे। खैर 11 नंबर क्या लिखा हुआ है? गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष निकाला था? किस वर्ष किया था? 1925, 1935 और 1930, 1920। तो गांधी जी ने जो था 1930 में 78 स्वयंसेवकों के साथ 12 मार्च 1930 को, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर दांडी जो था वहाँ के लिए प्रस्थान किया था। और 24 दिन बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचे और नमक बनाया। नमक कानून को तोड़ने के लिए ये किया था और नमक कानून को तोड़ा था। चलिए भाई 12 नंबर, कोलंबिया ने NAM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष लिया था? अच्छा, कोलंबिया ने जो NAM शिखर सम्मेलन का जो आतिथ्य था वो किस वर्ष लिया था? तो ये 1995 में लिया था। चलिए PC का अर्थ पूछा जा रहा है, बहुत सरल है क्वेश्चन ये। आप लोग मुझे इसका आंसर जो है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। सरल क्वेश्चन है, छोड़ दिया इसलिए जिससे आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश किया करें, अच्छा लगता है मुझे भी। 14 नंबर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI जो है वो कहाँ पर स्थित है? CFTRI यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? नागपुर, एर्नाकुलम, मैसूर या देहरादून? तो दोस्तों ये जो है कर्नाटक में मिलेगा, मैसूर कर्नाटक में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1950 में हुई थी। ठीक है, चलिए बाकी आगे, पसीने में होता है जल और
वैसे तो यार मुंह में चला जाता है तब तो नमकीन लगता है, तो इसका मतलब नमक लिखा हुआ है, विनेगर लिखा हुआ है, साइट्रिक अम्ल लिखा हुआ है और दुग्धाम्ल लिखा हुआ है। तो भैया अगर देखो विनेगर होता, अगर ये होता और दुग्धाम्ल होता तो भैया फिर तो मैं तो उसको बोतल में भर के रख लेता और जब भी चाउमीन बनाता तो इसको डाल के, मतलब अपने पसीने को डाल के चाउमीन खट्टी कर लेता, चाउमीन बना लेता या मैगी बना लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त, जो पसीना होता है उसमें जल के साथ नमक होता है, इसीलिए जब भी कभी हमारा पसीना हमारे कपड़ों में लग जाता है तब क्या होता है कि वहाँ पे एक सफ़ेद सफ़ेद से लाइनिंग बन जाती है। वो पसीने के साथ में जो हमारा जो नमक घुला हुआ होता है ये उसकी वजह से होता है। ठीक है, पसीना या जो श्वेत स्तनधारियों की जो त्वचा में स्थित ग्रंथियों से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है जिसमें जल के साथ जो है और भी क्लोराइड होते हैं, जैसे 2 मेथिल फिनॉल और 4 मेथिल फिनॉल तथा यूरिया की मात्रा होती है इसमें। इसीलिए ये जो होता है जो मनुष्य का जो पसीना होता है वो तापमान नियंत्रक का कार्य भी करता है, मतलब हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर उसको मैनेज करता है। जिन लोगों के बॉडी में टेम्परेचर में मतलब जिन लोगों की बॉडी में पसीना नहीं आता है उन लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, उनका शरीर बिल्कुल ठंडा सा पड़ा रहेगा, शरीर में कई तरीके के रोग पर हो जाते हैं, ये सारी समस्याएं होती हैं। खैर 16 नंबर देखेंगे, सभी रंगों को सोख लेना और किसी को भी परावर्तित ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है, नीली, काली, श्वेत और धूसर। तो आपको पता है, देखो धूसर नहीं हो सकता, धूसर में भी खैर रंग होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन काली ही एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी रंगों को अपने अंदर समेट लेता है, फिर वो और किसी चीज़ को दिखाता ही नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ कैसा दिखाई देता है, काला। इसीलिए जो हमारा अंतरिक्ष में जाने पे जो हमारा ब्रह्मांड का जो मतलब आसमान है वो कह सकते हैं नीला हम लोगों को दिखाई देता है वातावरण की उपस्थिति के कारण। ठीक है, और उसमें कई तरीके की गैस वगैरह सारी चीज़ें इस वजह से, वरना हमारा आसमान जो है वो कैसा है, काला, वहाँ पे कोई भी रंग आपको नहीं दिखाई देगा। 17 नंबर, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? 6 महीने, कोई समय सीमा नहीं है, 1 वर्ष और 3 महीने। तो आपको मैक्सिमम 6 महीने का समय दिया जाता है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि अगर आपने अभी तक कहीं की भी सदस्यता नहीं ली है, ठीक है, तो आप जो है सदस्यता ले लीजिए। और अगर वो इन 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, अपने पद को छोड़ना पड़ता है। खैर यहाँ पे लिखा हुआ है पीतल किसकी मिश्र धातु है? क्या लिखा हुआ है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? Cu, Zn, Ai और Mg, Cu, Al, Zn, फिर चौथा ऑप्शन Cu एंड Sn। अच्छा देखो, जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, मतलब जस्ता से, ठीक है, कॉपर और जस्ते से मिलकर बना होता है। इसमें कॉपर जो होता है वो 70% होता है और 30% उसमें जस्ता होता है। तो यहाँ पे कॉपर और जस्ता यहाँ पे ये मिल जाएगा, जिसमें हमने ऐसे लिख दिया है 70% ये होता है और 30% आपका ये होता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है। जनसंख्या का घनत्व का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब जैसे मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का एरिया है, इस 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, इस 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग आपको रहने वाले होते हैं ये इसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब वो पुरुष, महिला, बच्चे सारे काउंट किए जाते हैं, ठीक है, इस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को काउंट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, भूमि श्रमिक अनुपात, जनता भूमि अनुपात, भूमि पूंजी अनुपात, भूमि उत्पादन अनुपात। तो देखो रहने वाले लोग और ज़मीन का अनुपात 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनके लिए, तो जनता भूमि अनुपात यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी जो कि अब 25-26 में होने वाली है। तो याद रखना आपको जो पेपर देना है तो उसमें आपको अभी 2011 के ही आंकड़े पूछे जाएंगे। 2026 के बाद जब 27 में चीज़ें आ जाएंगी तो मान के चलिए अगला एग्जाम जब 2028 में होगा जाके, या 27 में जो लास्ट में एग्जाम होंगे उसमें आपको नई जनगणना के आंसर्स देने पड़ेंगे। अभी आपने 2011 के जो याद कर रखे हैं वही आंसर देते रहिए। चलो ये तो एक सुविधा है कि आपको हर 11वें साल जो है जनगणना होती है, तो जिस वजह से आपको क्या होता है 11 साल तक एक ही चीज़ रटी रटाई चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। वरना चीज़ें अगर हर साल होती तो सोचो कितना आपको याद करना पड़ता है। खैर 20 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ, रेडियो धर्मिता के दौरान उत्सर्जित ना की गई विकिरणें कौन सी होती हैं? तो गामा किरणें, ऋणाग्र यानी कि कैथोड किरणें, अल्फा किरणें और बीटा। तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों निकलती हैं, ये कैथोड किरणें उससे नहीं निकलेंगी। चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किस को करना होता है? चूक से
माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? ये देखो कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ मिसप्रिंट है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि किताबें जब हम लोग बनाते हैं उसी में होता है, ये देखिए वहाँ से छप के आया है, तब भी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये कुछ होना चाहिए था, माउस से आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको चूक यानी कि क्लिक करना होता है। हाँ, यहाँ पे ये होना चाहिए था, चूक से करना होता है। तो क्या करना पड़ता है? एकल क्लिक यानी कि सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, दायां क्लिक, बायां क्लिक। तो डबल क्लिक करना पड़ता है। माउस जो होता है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एक जो होती है इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से हम लोग अपने कर्सर को चलाते हैं या अपने जहाँ पे भी हमको उसको ले जाना होता है वहाँ पे इसको ले जाते हैं। और अगर हम बटन का डबल इस्तेमाल करेंगे, बटन को डबल क्लिक करेंगे तो हमको क्या होता है, उस विकल्प को जो है चुनना आसान हो जाता है या चुन लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। 22 नंबर, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा जा चुका है और बहुत बार मैंने आपको इसको बताया भी है। धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य और धर्म विरोधी राज्य नहीं। जब भी कभी हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात आएगी तो वहाँ पे सभी धर्मों को एक बराबर माना जाता है, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। खैर 23 नंबर क्या लिखा हुआ है? नायलॉन बनी होती है किसकी? पॉलीएथिलीन की, पॉलीप्रोपिलीन की, पॉलीअमाइड की और पॉलीस्टर की। तो जो हमेशा याद रखना, जो नायलॉन बनी होती है वो पॉलीअमाइड की बनी हुई होती है। 24 नंबर, कोका कोला कंपनी का मुख्य कार्य है, कोका कोला कंपनी इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? अटलांटा में कार्यालय पूछा जा रहा है। अच्छा, फ्लोरिडा में, न्यूयॉर्क में या न्यू जर्सी में? तो अटलांटा में है। जो कोका कोला एक जो पेय पदार्थ है जो कि जहरीला पदार्थ है, मतलब जहरीला इन दी सेंस कि ऐसा नहीं कि आप तुरंत पिएंगे तो तुरंत मर जाएंगे, नहीं, लेकिन आपको इसकी लत लगेगी और धीरे धीरे आपको इतनी लत लग जाएगी कि जब आप इसको पीना चालू कर देंगे तो पीने की कंडीशन में जब आप पहुँचेंगे तो आपको इसकी लत की वजह से आपके जो ऑर्गन्स होंगे वो धीरे धीरे करके ख़राब होते हैं इसमें, ठीक है। और जो आज के समय में जो स्टिंग आई हुई है नीली और लाल कलर की, एक तरीके का समझ लीजिए कि नशा है, ड्रग है। तो क्या होता है कि जब आप इसको पिएंगे तो आप इसके आदी हो जाएंगे, आप इसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे चरस, गांजा, स्मैक, ये सारी चीज़ें जो नशे होते हैं इनको जब आप लेते हैं, जैसे दरुअल भी होता है, जो शराबी होता है उसको भी दारू की लत लग जाती है, वो भी दारू पीने लगता है। सेम वही चीज़ है, इसको जब आप पिएंगे तो आप इसको पिए बिना नहीं रह पाएंगे। इसीलिए बच्चों को आपने देखा होगा कि ये सर्दियों में भी बच्चे इसकी डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इसको पीना बहुत खतरनाक है, मत पिया करिए। खासकर ये जो आपकी जो अभी ये स्टिंग आई है ये तो बहुत खतरनाक है, इसको बिल्कुल भी मत पिया करो। खैर, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन? तो जो अगर पहली औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे तो वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। इस शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो अर्नोल्ड टायनबी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इसमें किया था सन 1844 में। और औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। लूट के इन्होंने सालों ने भर रखा था, तो अधिकता तो हो ही जाएगी। खैर, आज की जो क्लास है दोस्तों वो हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी जो हमारा जो PDF है, आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो PDF है हमारा वो आपको कहाँ से मिल जाता है? टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक हमारा कहाँ दे रखा है? वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक दे रखे थे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक मिलेगी, आपको मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।